प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी बारिश की ठंडी फुहारों में मोरों को नाचते हुए देखा है? क्या आपने बादलों की गड़गड़ाहट और पपीहे की मधुर पुकार को कभी सुना है या महसूस किया है? तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 मल्हार की बहुत ही सुंदर कविता वर्षा बहार, जिसके कवि हैं मधुकर पांडे जी। पांडे जी ने वर्षा ऋतु की बहुत ही अद्भुत और सुंदरता का यहाँ पर जीवंत वर्णन किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज कविता इतनी आसान होगी कि पूरा पाठ आपको एक ही बार में याद होने वाला है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्षा बहार कविता के जो लेखक हैं वो हैं मधुकर पांडे। तो मधुकर पांडे जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मधुकर पांडे जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनका जन्म सन 1902 में हुआ था। वे छायावादी युग के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। अब ये छायावाद क्या होता है ये आप बड़ी कक्षाओं में जाकर के पढ़ेंगे। अभी आप बच्चे हैं तो आपके मतलब का यह विषय नहीं है, लेकिन याद करने के लिए कंटेंट अच्छा है। तो उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, देशभक्ति और मानवीय भावनाओं का बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण देखने को मिलता है। मधुकर पांडे जी की भाषा बहुत ही सरल, मधुर और भावपूर्ण थी। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। उनकी कविताएं बच्चों को और बड़ों को प्रेरणा देने वाली कविताएं होती हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता, मानव जीवन के आदर्श और राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत ही अद्भुत रूप से दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें कई सारे विशेष सम्मानों से सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों, तो 3-4 बातें आपको यहाँ ध्यान देनी है जो कि एमसीक्यू के रूप में भी जो है पूछी जा सकती है। कि वर्षा बहार जो कविता है, एक तो वो छायावाद की रचना है, दूसरा उसमें प्रकृति प्रेम, मानवीय भावना और देशभक्ति और आदर सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है। ये मधुकर पांडे जी की एक विशेष जो है कविता है और उनकी विशेषता भी यहाँ पर नजर आती है। तो वर्षा बहार कविता, तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम वर्षा बहार नामक जो कविता है इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटी जान लेते हैं। तो ये कविता जो है वर्षा ऋतु की बहुत ही मनोहारी छवि और उसकी सजीवता, उसकी जीवंतता को अत्यंत सरस और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। मैंने कहने का भाव यह है कि जब आप कविता को पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो एक काल्पनिक सा दृश्य जो है वो हमारे सामने नाचने लग गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि वर्षा ऋतु की शुरुआत से लेकर उसके प्रभावों तक का वर्णन बहुत ही सजीव शैली में करते हैं। कविता की शुरुआत में कवि बताते हैं कि वर्षा की जो बहार है वो सबके मन को लुभा रही है। आकाश में घनघोर बादल छाए हुए हैं और वहां की छटा अनूठी है, दर्शनीय है। बिजली की चमक और बादलों की तेज गड़गड़ाहट वातावरण को बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक बना रही है। झरने अपने उफान पर हैं, बह रहे हैं, जिससे प्रकृति की शोभा और अधिक मुखर होकर के हमारे सामने प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ ठंडी और सुहावनी हवा बह रही है। पेड़ों की डालियां मंद पवन के कारण माने धीमी धीमी हवा के कारण झूमने सी लग गई हैं। बाग बगीचों में काम करने वाली मालिनी वर्षा की ठंडक और वातावरण की ताजगी से प्रसन्न होकर के मधुर गीत गा रही हैं। तालाबों में रहने वाले जलचर का मतलब होता है जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, जैसे मछलियां, कछुए आदि। वो प्राणी भी पानी में भरपूर अपने घरों में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पपीहे एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, पपीहा, जो कि वर्षा ऋतु में एक छोटी चिड़िया के रूप में होता है। काला और भूरे रंग का वो होता है। तो जब वर्षा ऋतु होती है तो ऐसी किंवदंती है
कि वो पूरे वर्ष पानी नहीं पीता, केवल वर्षा ऋतु में ही पानी पीता है और वो वर्षा ऋतु की जो बूंदें होती हैं उनको अपने मुंह में ऊपर ही कैच कर लेता है। इस प्रकार की एक मान्यता है। तो पपीहे की खुशी देखते ही बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है पपीहा जिनका वर्षा से बहुत ही विशेष संबंध है वो भी यहाँ दिखाया गया है। खुशी खुशी इधर उधर पक्षी उड़ते फिर रहे हैं और गर्मी की तपन को भूल करके शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। जंगल का जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत और मनोरम हो उठा है। वन में सभी पक्षी जो मोर हैं अपने पंख फैला करके नृत्य कर रहे हैं और वर्षा की फुहारों के साथ साथ वे प्रकृति के संगीत पर थिरक रहे हैं, ऐसा लगता है। वहीं मेंढक अपनी टर टर की आवाज से जैसे वर्षा का स्वागत कर रहे हैं। ये ध्वनियां वर्षा ऋतु की पहचान है और उनके गीतों में एक प्रकार की सरलता और सहजता होती है, एक प्रकार का प्राकृतिकपन होता है जो सुनने में मन को बड़ा ही अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु में फूल भी खिल उठते हैं। गुलाब का फूल अपनी सुंदरता और मधुर सुगंध से वातावरण को सुगंधित कर देता है। तो बागों और बगीचों में एक सुखमय और आमोद प्रमोद का सा वातावरण बना हुआ है। खुशी का वातावरण चारों तरफ फैल गया है। सभी जीव जंतु और पौधे इस ऋतु की ताजगी और ठंडक का आनंद ले रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस कविता का वर्णन करते हुए, इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं कि आकाश में बादल इस प्रकार से चल रहे। अब बादलों के ऊपर बात आती है तो बादलों का किस प्रकार से चरित्र चित्रण किया है कवि ने, देखिए कहते हैं मानो एक पंक्ति में एक लयबद्ध तरीके से हंसों का झुंड उड़ रहा हो। यह दृश्य अत्यंत शांतिपूर्ण और सुंदर प्रतीत होता है। खेतों में काम करने वाले किसान भी इस ऋतु में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किसानों की प्रसन्नता का तो एक बहुत ही मुख्य कारण होता है वर्षा ऋतु। वर्षा उनके लिए खुशहाली लेकर के आती है और एक सफल और खुश जीवन, खुशी से भरपूर जीवन, उनके जो फसल का प्रतीक है वो वहां पर प्रकट होता है। वे खेतों में काम करते हुए खुशी से गीत गाते हैं, उनके परिश्रम में मिठास बोलते हैं और अंत में कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु धरती के लिए अनुपम और अनोखी एक सौगात है, एक तोहफा है। इसकी बहार माने इसकी जो छटा है वो संपूर्ण संसार की शोभा का आधार है। आपने भी महसूस किया होगा इस बात को। यदि वर्षा ऋतु संसार में न हो, वर्षा ऋतु न आए, किसी वर्षा न हो तो जीवन ठहर सा जाता है, प्रकृति मुरझा जाती है। जहां पर वर्षा नहीं होती, जिन क्षेत्रों में रेगिस्तान आदि में जाकर के देखिए वहां की क्या हालात हैं और मानव जीवन वहां पर संकट में पड़ जाता है। इसलिए कवि इस ऋतु को प्रकृति की सुंदरतम देन मानते हैं जो सभी प्राणियों को आनंद, ताजगी और नव जीवन प्रदान करती है। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, वर्षा बहार। तो वर्षा बहार जो कविता है उसका पहला ही जो छंद है वो हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप पेंसिल लेकर के बैठ जाइए। शब्दार्थों को मैं बताऊंगा तो शब्दार्थों को साथ साथ लिखते रहिए। वर्षा बहार, तो वर्षा बहार जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? वर्षा ऋतु की सुंदरता या वर्षा का सौंदर्य, वर्षा ऋतु की छटा लुभा रही है। लुभा रही है मतलब आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। नभ, नभ माने आकाश, छटा, छटा माने दृश्य या सुंदरता या शोभा। अनूठी, अनूठी माने जिसकी तुलना नहीं की जा सके, जो अद्वितीय हो, एकदम से अलग, बहुत ही अधिक सुंदर, अतुलनीय जिसको कहते हैं। घनघोर, घनघोर माने घने और बहुत ही गहरे। छा रही है, छा रही है माने चारों तरफ फैल रही है। बिजली, बिजली माने आकाशीय जो चमक होती है, आकाश में जो बादलों के आपस में टकराने से जो विद्युत
प्रकट हो तो ये उसे बिजली कहते हैं। गरज रहे हैं तो तेज आवाज में बादल गरजते हैं, ये आपको पता ही है। बरस रहा है माने गिर रहा है, पानी जो है वो बरस रहा है बहुत ही तेज गति से। अब देखिए यहां पर एक तो आकाश का वर्णन किया गया है कि नभ में घनघोर बादल और बिजली की गड़गड़ाहट और रहस्य में जो छटा है वो छाई हुई है। तो वर्षा ऋतु का आगमन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है जी। है और आगे क्या कहते हैं, तो ये जो पहला जो छंद है इसकी व्याख्या कर देते हैं। पहला छंद है वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, यानी कि वर्षा की जो छटा है वो सबके मन को लुभा रही है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, पूरी कायनात पूरी सृष्टि को जो है ये वर्षा ऋतु अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। नभ में छटा अनूठी, आकाश में एक अनोखी ही छटा जो है फैली हुई है, घनघोर छा रही है। और बादल जो है, बादलों की जो घटा है वो घनघोर गहरे बादलों की जो घटा है वो छाई हुई है। वैसे तो बादल आपको हर मौसम में आकाश के अंदर दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो वर्षा ऋतु के बादल होते हैं वो घनघोर बादल होते हैं। ठीक है जी। बिजली चमक रही है, और जब बादल घनघोर होते हैं, घटा घनघोर होती है, तो बिजली भी चमकती है और बादल गरजते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज आती है और तेज पानी बरसता है, और चारों तरफ नदी नाले और पहाड़ों के ऊपर से बहते हुए झरने, उनमें पुनः जो है जीवन का संचार हो जाता है। और वो जो झरने हैं वर्षा ऋतु में, यदि आप पहाड़ों में गए हो तो आपने देखा ही होगा कि वहां पर जो झरने हैं वो बहुत ही तेज गति से बहने लग जाते हैं। ठीक है जी। तो पहला छंद आपका कंप्लीट हुआ। इसमें वर्षा की सुंदरता आकाश के संदर्भ में बताया गया कि जो वर्षा की सुंदरता है वो आकर्षित कर रही है। आकाश में जो है, आकाश की जो सुंदरता है वो अद्वितीय है और बहुत ही सुंदर दृश्य है, घनघोर हैं बादल और गहरे होकर के चारों तरफ छाए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज जो है प्रदर्शित की गई है। तो अगला इसका छंद देख लेते हैं, अगला छंद क्या कहता है। तो यहां पर देखिए जो जो अगर आपने ये पहला छंद पढ़ा होगा तो आपने चित्रात्मक शैली यहां पर देखी होगी, यानी कि ये विजुअल पोएट्री है। इसका मतलब होता है कि जब आप कविता को पढ़ रहे हैं तो चार आपके जो मन में, आपके हृदय में एक चित्र सा प्रकट हो गया है। तो कवि जो है वो हमारी दृष्टि को आकाश की ऊंचाइयों से लेकर के धरती के झरनों तक एक लय में ला देते हैं, और एक हमारे सामने कैनवास जो है, एक मॉनसून का एक कैनवास हमारे सामने जो है चित्रित कर देते हैं। आकाश का मतलब होता है, नभ का मतलब होता है आकाश। ठीक है जी। तो इस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं। तो यदि आप यहां पर देखेंगे जो पहला छंद है, अगर आप इसको 3 भागों में बांट दें, ठीक है, तो 33% इसमें आकाश यानी नभ के बारे में बताया गया है। 33% इसमें जो है इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या बताता है, वायुमंडल और बादल के संदर्भ में बताता है। और 33% इसमें 33% जो इसका भावार्थ है वो धरातल के विषय में बताता है। यानी कि सबसे पहले आकाश, बीच में वायुमंडल और फिर नीचे धरती। इस प्रकार से पूरा चित्र जो है कवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है जी। दूसरा छंद देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं दूसरा छंद। दूसरा छंद भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, इसको गाते हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या कहते हैं। शब्दार्थ देखिए, चलती हवा, चलती हवा माने बहती हुई हवा, ठंडी माने शीतल, डालियां माने पेड़ की शाखाएं, बागों, बागों माने बगीचे या उद्यानों, गीत सुंदर, गीत सुंदर माने मधुर गीत, प्यारे गीत, मालिने, मालिने कौन होती है, वो स्त्रियां होती हैं जो बाग बगीचों में काम करती हैं, यानी कि माली की स्त्रियां। तालों, तालों माने तालाबों, जीव और जलचर, जो पानी के अंदर, जल के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मछलियां, मेंढक आदि, अति अति प्रसन्न होते, माने बहुत अधिक जो है प्रसन्न होते, बहुत ज्यादा खुश होते, फिरते फिरते माने घूमते, इधर उधर विचरण करते, उड़ते फिरते, बहते तैरते, लखों, लखों माने असंख्य, लाखों, अनेकों, पपीहे, पपीहे माने एक प्रकार का पक्षी होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि वर्षा ऋतु के आगमन पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ग्रीष्म ताप, ग्रीष्म माने गर्मी की जो लहर है वो, ताप, ताप माने तपन। ठीक है जी। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हो गए। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, व्याख्या किस प्रकार से है। व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कहती है कि चलती हवा है ठंडी,
चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। तो जब हवा ठंडी चलती है तो जितनी भी डालियां हैं वो हिल रही हैं। बगीचों की जो डालियां हैं वो क्या हो रही हैं, पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो हिल रही हैं। बाग बगीचों के अंदर जो पेड़ हैं वो हिल रहे हैं धीमी धीमी हवा के बहने के कारण। और बाग बगीचों में काम करने वाली जो स्त्रियां हैं, मालिनी हैं, वो प्रसन्न होकर के मधुर मधुर गीत गा रही हैं। और तालाबों में रहने वाले जितने भी जलचर जीव हैं वो आनंदित तो होकर के फुदक रहे हैं। चारों ओर पपीहे जो है घूमते हुए अपनी गर्मी से जो वो थक गए थे, क्योंकि वर्षा से पहले बहुत अधिक तीव्र गर्मी पड़ती है, तो उस तीव्र गर्मी से जो थकान हो गई थी उनका शरीर के अंदर जो जो है बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, उसको मिटा रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपकी समझ में आ गया। तो जो ये जो दूसरा छंद था ये भी हमारे सामने कवि जो है कैनवास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी। अब देखिए बाग बगीचों में काम करने वाली जो स्त्रियां हैं वो अब गीत गा रही हैं। असंख्य जो जलचर हैं वो विचरण कर रहे हैं, पानी के अंदर फुदक रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और पशु पक्षी जो है वो उनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी अगर आप विचार करके देखें बहुत गहराई से इस छंद के अंदर भी, तो एक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जो कवि हैं वो इस कविता को चित्रात्मक शैली में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें भी देखिए मौसम की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म का जो ताप है, गर्मी की जो तपन है, वो उसका भी हमको एहसास करवा दिया गया है। और गर्मी की ग्रीष्म का जो ताप है उसमें खोते हुए उसमें जो है हमारे जो जितने भी जो जीव प्राणी हैं गर्मी के अंदर, अभी आप देखिए जून जुलाई के अंदर, जून के अंदर खासकर जो है वो जो है मेंढक मछलियां वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, पता नहीं वो बेचारे कहाँ छुपे पड़े हैं, वो जलचर कहाँ चले गए हैं। लेकिन जब वर्षा होती है चारों तरफ जो है पानी भर जाता है तो वो फिर से जो है अपना उनको नए जीवन का संचार हो जाता। तो वर्षा ऋतु केवल एक मौसम नहीं है बल्कि गर्मी से त्रस्त और पस्त जीवों के लिए एक राहत भरी औषधि है, एक नए जीवन का संचार करने वाला मौसम है, ये आम मौसम नहीं है। तीसरा छंद देख लेते हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, ये खूब सुख से आमोद छा रहा है। शब्दार्थों को देख लीजिए। नृत्य, नृत्य माने नाचना, वन माने जंगल, लुभा रहे माने आकर्षित कर रहे हैं, मन को मोह रहे हैं। सुगीत प्यारे, सु माने उत्तम, गीत माने गाने, गीत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से गीत, मन को लुभाने वाले गीत। सौरभ, सौरभ कहते हैं खुशबू को, सुगंध को उड़ा रहा है, फैला रहा है, कौन, गुलाब। सुख से, आनंद से, प्रसन्नता से, आमोद, आमोद माने प्रसन्नता से, सुख का वातावरण। ठीक है जी, छा रहा है माने चारों तरफ फैला हुआ है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वर्षा के मौसम में करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। देखो मोर जो है वर्षा ऋतु में नृत्य कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से जब घनघोर घटा छाती है तो मोर नाचने लग जाते हैं। और क्या होता है, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर गीत प्यारे। और मेंढक भी जो है वो अपनी टर टर की बड़ी ही मनमोहक आवाज से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा, देखिए गुलाब का जो पौधा है उस पर बहुत सारे गुलाब के फूल खिल गए हैं और अपनी खुशबू को वातावरण में फैला रहा है। मैं खूब सुख से, बहुत ही आनंद से, आमोद छा रहा है। वो अपने सौंदर्य से, सौंदर्य के सुख से, प्रसन्नता की जो भावना है उसको लेकर के वातावरण में प्रसन्नता की भावना को फैला रहा है। ठीक है जी, उसको देख करके प्रत्येक व्यक्ति खुश होता है। तो यहां पर भी चित्रात्मक शैली के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इस छंद में भी एक चित्र जो है वो हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा, एक मनोरम सा कैनवास, एक चित्र जो है वो मॉनसून का हमारे सामने हमारी कल्पनाओं में उकेरता सा महसूस करता है कवि। ठीक है जी, हमारे मन को मोह रहे हैं, कौन, मेंढक हमारे मन को मोह रहे हैं। खुशबू और सुगंध फैला रहा है, कौन फैला रहा है, गुलाब फैला रहा है। सुंदर और मनभावन गीत गा रहे हैं, कौन गीत गा रहे हैं, मोर और मेंढक मिलकर के। प्रसन्नता का वातावरण, सबसे मिला जुला के प्रसन्नता का वातावरण चारों तरफ फैल गया है। यह कहने का मतलब क्या है कि वन का कोना कोना उत्सव मना रहा है,
मोर के भव्य नृत्य से लेकर मेंढकों के स्वागत गीत और गुलाब की मीठी सुगंध तक चारों तरफ प्रसन्नता छाई हुई है। ठीक है जी। अगला चलते हैं, देखिए इससे जो है क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का जब वातावरण होता है तो वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, वो आपको समझ करके चलना है। बार बार जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको एक तालिका के रूप में या इसकी एक सारणी के रूप में अगर हम इसको प्रस्तुत करना चाहें, तो जो प्राकृतिक तत्व हैं वो कौन कौन से प्राकृतिक तत्वों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बादल और बिजली, पहला प्राकृतिक तत्व तो बादल और बिजली है, और उसके द्वारा गतिविधि क्या हो रही है, वो गरज रहा है, चमक रहा है, बरस रहा है। भाव कैसे पैदा हो रहे हैं, रहस्यमय और रोमांच के भाव पैदा हो रहे हैं। दूसरा प्राकृतिक तत्व क्या है यहाँ पर, हवा और डालियां, और उनसे क्या गतिविधि हो रही है कि ठंडी हवा बह रही है, डालियां झूम रही हैं, उससे भाव क्या पैदा हो रहा है, शीतलता और ताजगी का भाव पैदा हो रहा है। नंबर 3 पर प्राकृतिक तत्व क्या है, मालिनी और किसान, वो उनके द्वारा करने वाली गतिविधियां कौन सी हैं कि वो खेतों और बाग बगीचों में मधुर गीत गा रहे हैं और अपने खेतों में बाग बगीचों में काम कर रहे हैं। भाव कैसा उत्पन्न हो रहा है, उल्लास और मिठास का भाव उत्पन्न हो रहा है। चौथा प्राकृतिक तत्व क्या है, मोर और मेंढक। तो मोर और मेंढक क्या गतिविधि कर रहे हैं कि वो नृत्य कर रहे हैं और स्वागत गीत गा रहे हैं। इससे भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, उत्सव और सरलता का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगली प्राकृतिक गतिविधि क्या अब तक हमने पढ़ी, गुलाब और पपीहे, जो प्राकृतिक तत्व है गुलाब और पपीहा अंतिम। तो इससे क्या गतिविधि हो रही है कि गुलाब सुगंध फैला रहा है और पपीहे चारों तरफ उड़ते हुए फिर रहे हैं। इससे भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, सुख में और आमोद प्रमोद का भाव चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है। तो अब तक आपने इतना बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चौथा गद्यांश आपकी समझ में जो है, चौथा पद्यांश आपकी समझ में बहुत आसानी से और सरलता से आ जाएगा। उसको पढ़ लेते। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूपर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। पहले शब्दार्थों को देख लीजिए। चलते हैं, चलते हैं माने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चलते हैं वैसे तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हंस शब्द यहां पर आया तो हंस चलते तो हैं लेकिन उसका भावार्थ हम यहां लेंगे यानी कि वो उड़ते हैं। ठीक है जी। हंस, हंस माने एक प्रकार का बहुत ही सुंदर जो है प्राणी होता है, पक्षी होता है, जो कि कतारबद्ध होकर के वी शेप में आकाश में उड़ता है, वर्षा के ऋतु में आपको दिखाई देगा। और यहां पर जो है वो बादलों का बादलों के रूप में उसकी तुलना की गई है, उपमा की गई है। कतार, कतार माने पंक्ति, गीत, गीत माने सुंदर गीत, मधुर गीत, मनहर, मनहर माने मन को हर लेने वाले, मन भावन, मन को हर्षित करने वाले, भांति, भांति माने प्रकार के या तरह के, अनोखी, अनोखी माने विशेष, अद्वितीय, अतुलनीय, जिस जैसा संसार में दूसरा न हो। वर्षा बहार, वर्षा बहार माने वर्षा ऋतु की सुंदरता यानी वर्षा का सौंदर्य। भूपर, भूपर माने पृथ्वी पर, धरती पर। सारे जगत, सारे जगत माने पूरा संसार। शोभा माने सुंदरता यानी कि अट्रैक्शन यानी आकर्षण। निर्भर है, निर्भर है माने उस पर टिकी हुई है, आश्रित है। तो ये हो गए क्या शब्दार्थ। अब हम इसकी कर लेते हैं व्याख्या। ठीक है जी। तो चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि आकाश में बादल ऐसे प्रतीत होते हैं, तो यहां पर उपमा अलंकार लिया गया है, उपमा की गई है बादलों की कतार से। किसकी, बादलों की कतार की। ठीक है जी। तो बादल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सुंदर पंक्ति में हंस जो है वो उड़ रहे हों। आगे कहते गाते हैं गीत कैसे, तो किस प्रकार से जो है किसान जो है वो गीत गाते, किसान खेतों में खुशी से मन हर, मन को हर लेने वाले गीत गा रहे हैं अपना काम करते करते। इस भांति है अनोखी, इस तरह से अनोखी अद्वितीय वर्षा बहार भूपर, वर्षा की जो बहार है वो पृथ्वी पर सारे संसार की शोभा को बढ़ाने वाली, निर्भर है इसके ऊपर। पूरे संसार की शोभा इसी के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस वर्षा ऋतु के ऊपर ही पूरा संसार टिका हुआ है, जीवन टिका हुआ है। जिस क्षेत्र में, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, चाहे वो कालाहारी का मरुस्थल है, चाहे वो कोई भी रेगिस्तान है, वहां पर जीवन उत्पन्न नहीं होता, वहां पर जीवन नहीं पनपता। ठीक है जी। तो यहां पर चित्रात्मक शैली, मैंने पहले ही कहा था कि चित्रात्मक शैली में है। तो किस प्रकार का चित्र हमारे सामने उभर करके आया,
तो चित्र हमारे सामने उभर करके आया कि चलते हैं हंस कहीं पर। तो एक सुंदर पक्षी हंस यहाँ बादलों का रूपक लिया गया है। ठीक है, एक सुंदर पंक्ति बांध करके आकाश में उड़ रहे हैं, मन को हर्षित करने वाले हैं, कई तरह के कई प्रकार के हैं, खुशियां जो है चारों तरफ बिखर रही हैं, और ये वर्षा ऋतु जो है वो धरती की क्या है, पूरी खुशी का एक आधार बिंदु है। तो आकाश में कतारबद्ध बादलों और धरती पर गाते हुए किसानों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य यहां बिठाया है कवि ने, और वर्षा ऋतु की यह बहार पूरी धरती पर अद्वितीय है, विलक्षण है, अतुलनीय है। ठीक है जी, तो क्या निष्कर्ष निकला प्यारे बच्चों इस कविता का? तो कविता का निष्कर्ष बड़ा ही सुंदर है। कविता का निष्कर्ष जो है, इस कविता में वर्षा ऋतु की बहुत ही मनोहारी छवि और उसकी सजीवता को बहुत ही सरस और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर अगर आप जो है जीवन दर्शन की बात करें, जीवन दर्शन के सौंदर्य की बात करें, तो कवि केवल सुंदरता का वर्णन ही नहीं करते, वे वर्षा को संपूर्ण रूप से मानव जाति और प्राकृतिक जीवन के अस्तित्व का आधार सिद्ध कर देते हैं कि इसके बिना न तो मानव जाति ही इस संसार के अंदर जी सकती है और न ही जीवन का अस्तित्व कुछ और हो सकता है। तो यहां पर जो है पारिस्थितिकी और जीवन तंत्र की बात करते हैं, जीवन दर्शन की बात करते हैं कि सारे संसार की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। यदि वर्षा न हो तो जीवन ठहर जाएगा, प्रकृति मुरझा जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, भावनात्मक इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो भावनात्मक भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जो है आनंद, ताजगी और उल्लास। ठीक है, वो भावना का भी संचार वर्षा ऋतु से होता है, इससे इंद्रिय बोध होता है। इंद्रिय बोध माने हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी भी जो बोधात्मक शक्ति है उसमें विकास होता है। जब बादल गरजते हैं, मोर नाचते हैं, पपीहा, मेंढकों की टटर की जो ध्वनियां हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उन सुंदर दृश्यों को देख करके हमारा मन बहुत ही आकर्षित होता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु जो है आपने क्या समझा कि वर्षा ऋतु प्रकृति की सबसे सुंदर सौगात है, जो सभी प्राणियों को आनंद, ताजगी और नव जीवन प्रदान करती है। मधुकर पांडे जी की वर्षा बहार नामक जो कविता है वो हमें प्रकृति के इसी जीवनदायी सौंदर्य से जोड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस वीडियो ने अगर कोई भी जीवन वैल्यू, जीवन का मूल्य, कोई भी लाइफ वैल्यूज आपके जीवन में ऐड की है, आपको कुछ भी अच्छा लगा है, तो जो है इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। और एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जितने भी लिखित नोट्स हैं जिससे आप अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं, और वो जितनी भी अध्ययन सामग्री है उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूं अपने ब्लॉग का, जिसका नाम है वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com। वहां पर जरूर विजिट करें, वहां से आप अपनी पूरी नोटबुक तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूं आपको अगले शानदार वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।